अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? सॉरी, वीडियो बनाते हुए काफ़ी टाइम लग गया। व्यूअर्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम कंडीशनल सेंटेंसेस के आखिरी आखिरी टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले की जो दो वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसके अंदर दो टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर एक प्रोबेबल कंडीशन और इम्प्रोबेबल कंडीशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट वीडियो है कंडीशनल सेंटेंसेस की, जिसमें हम इसकी आखिरी टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत छोटी सी और बड़ी मुख्तसर सी और बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो बिना टाइम ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जो आखिरी टाइप है उसको हम हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यकीनन आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हाइपोथेटिकल कंडीशंस क्या होती है। देखिए, बहुत सारे लोग इसको इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं, जो बिल्कुल सही वर्ड है। बेसिकली इसको हम अगर आसान लफ्ज़ों में पढ़ें तो ये कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट है। मतलब वो चीज़ जो हकीकत से बिल्कुल बरक्स हो, वो कहलाती है। मतलब जो सम सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल सेंस में कही जा सके। स्टूडेंट्स, ये बड़ी कॉमन कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो कि हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें कि तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। अगर मैं आपके सामने लिखूं तो इफ जो है आपका कंडीशनल एडवर्ब है। इफ, उसके बाद जो इसका कंडीशनल सेंटेंस होता है या कंडीशनल क्लॉज होता है, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरे लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में अगर देखें कंडीशनल सेंटेंसेस के, तो मैंने आपको बताया है कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर दो क्लॉजेज होते हैं, जिसको एक कंडीशनल क्लॉज और दूसरे को हम रिजल्ट क्लॉज कहते हैं। बहुत सारी जगहों पे एक्शन क्लॉज भी कहा जाता है, या ये कह सकते हैं कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और डिपेंडेंट क्लॉज को जैसे कि हम पहली वीडियो में सुन चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखी, जो इस वीडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, वो ज़रूर वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखें। तो उनको ये सारी बेसिक चीज़ें जो वर्ड्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ वो वहाँ से समझ में आएंगे। बहरहाल मैं थोड़ा सा रिव्यू देते हुए चलता हूँ। तो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, कंडीशनल क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज कहा जाता है, या बहुत सारी जगहों पे सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज भी कहा जाता है। बहरहाल जो कंडीशनल क्लॉज होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब आपके जहन में एक चीज़ क्लिक कर रही होगी कि सर हमने तो वॉज और वर्ब यूज़ किया है, कुछ सब्जेक्ट के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, और कुछ के साथ वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन आपने तो सिर्फ यहाँ वर्ब लिखा है, जो शायद दिखने में आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन यही हकीकत है। बेसिकली ये वर्ब ही हाइपोथेटिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो, इधर वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। यू पीपल हैव टू यूज ओनली वर्ब। आपको सिर्फ वर्ब यूज करना है, और उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट को यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका कंडीशनल क्लॉज है, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। मैं ब्रैकेट जो बना रहा हूँ, ये कोई फॉर्मूले में या स्ट्रक्चर में नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको हाईलाइट करने के लिए बना रहा हूँ, आपको पता लगे कि भाई ये क्लॉज अलग है, सिर्फ एक डिफरेंशिएशन के लिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम रिजल्ट क्लॉज पे जाते हैं, एक्शन क्लॉज पे जाते हैं, तो हमारे पास दो किस्म के स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
एक ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, और दूसरा स्ट्रक्चर जिसका कंडीशनल क्लॉज सेम है, रिजल्ट क्लॉज में थोड़ी सी तब्दीली है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब ऑफ टाइम जो भी है। तो ये देखें क्लास, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आप दो तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। डेफिनेट सी बात है, तरीके दो हैं, तो ये कोई एक बात नहीं है, ये दो तरीके से कही हुई बात है, और इसके मीनिंग में भी, मायने में भी जो है, अगर हम अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना चेंज है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूँ, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस कंडीशन के अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट, हकीकत के बरक्स बात कर रहे हैं, तो ये बात जहन में रखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा इफ शी वर अ बर्ड, अगर वो परिंदा होती, she would fly the sky, तो वो आसमान में उड़ती। she were a bird, she के साथ नॉर्मली आप was यूज करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, आपने वर यूज करना है। if she were a bird, अगर वो परिंदा होती, she would fly in the sky, तो हवा में उड़ती, बट वो परिंदा नहीं है तो हवा में नहीं उड़ रही। अब दूसरे स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर हम इसको बनाएं तो ये बनेगा इफ शी वर अ बर्ड शी वुड हैव flown in the sky। क्या मतलब हुआ कि अगर वो परिंदा होती, अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो बिल्कुल सेम है, अगर वो परिंदा होती तो वो हवा में उड़ चुकी होती। सही। पहले वाले का सेंटेंस का मतलब ये है कि वो परिंदा नहीं है तो वो हवा में नहीं उड़ रही। दूसरे वाले का मतलब क्या है कि अगर वो परिंदा होती तो हवा में उड़ चुकी होती, मतलब ये काम कर चुकी होती। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे मैं कहूं इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता, आई वुड सॉल्व ऑल इश्यूज, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं तमाम इश्यूज सॉल्व करता। कि मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं, इसका मतलब ये आ रहा है कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं तमाम इशू सॉल्व करता, बट आई एम नॉट प्रेसिडेंट तो मैं नहीं कर सकता। ये सेंस आ रहा है। और अगर सेकंड सेंटेंस में बनाए इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड हैव सॉल्व्ड ऑल इश्यूज। अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो तमाम इश्यूज को सॉल्व कर चुका होता। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं कर चुका होता। ये सही है। और ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं सॉल्व करता, अब मैं प्रेसिडेंट ही नहीं तो मैं कैसे कर सकता हूं। इसी तरीके से इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर यू, अगर मैं आप होता, या ये कह लें कि मैं आपकी जगह होता। इफ आई वर यू आई वुड से सॉरी टू हर, तो मैं उससे सॉरी कहता, लेकिन मैं आपकी जगह ही नहीं हूं तो मैं कैसे कह सकता हूं सॉरी। इसी तरीके से अगर मैं अगले उसमें देखूं इफ आई वर यू आई वुड हैव सेड सॉरी
टू हर, कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसे सॉरी कर चुका होता। तो ये इन दोनों सेंटेंसेस का एक डिफरेंस है। तो स्टूडेंट ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको मिलती हैं, जैसे कि अगर हम और भी बहुत एग्जाम्पल बनाना चाहें तो हमें बहुत सारी एग्जाम्पल मिलती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखूं इसी तरीके से, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड गिव अप स्मोकिंग। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं स्मोकिंग छोड़ देता। मैं आपकी जगह नहीं हूं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट है। इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, इफ आई वर यू, आई वुड सॉरी गिवन अप स्मोकिंग। अगर मैं आपकी जगह होता तो स्मोकिंग छोड़ चुका होता, लेकिन मैं आपकी जगह नहीं हूं। तो व्यूअर्स ये एग्जाम्पल है, सही है। बहुत और भी अगर हम एग्जाम्पल बनाना चाहें तो बन सकती हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल बन सकती हैं। जैसे इफ आई वर रिच मैन, अगर मैं अमीर आदमी होता, आई वुड परचेज दिस हाउस। अगर मैं अमीर आदमी होता तो ये घर खरीदता, लेकिन चूंकि मैं अमीर नहीं हूं तो मैं घर नहीं खरीद पा रहा। इसी तरीके से इफ आई वर अ रिच मैन, आई वुड हैव परचेज दिस हाउस। कि अगर मैं अमीर आदमी होता, ठीक है, अगर तुम्हारी तरह मैं अमीर आदमी होता तो ये घर खरीद चुका होता। तो व्यूअर्स ये एग्जाम्पल्स आपको मिलती हैं इन कंडीशनल सेंटेंसेस की, जिसको हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं। बड़ी आसान एग्जाम्पल्स हैं और हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जब कभी कभी हम क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं और भड़कियाँ मार रहे होते हैं कि अगर मैं होता तो ये मैच जीत चुके होते, या मैच जिता देता, या जिता चुका होता, या हम मैच जीत जाते। तो ये हम सारे सेंटेंसेस ऐसे कभी कभी अपनी सोच में, इमेजिनेशन में बहुत सारे बोलने होते हैं कि अगर मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं तो इन लोगों को जाने नहीं देता, या इन लोगों को जाने दे चुका होता। मतलब जो भी है, इन लोगों का मतलब ये है कि वो जिस तरह इमरान खान, नवाज शरीफ और बेनज़ीर सॉरी जरदारी के पीछे पड़े हैं। 12 एक मैंने सियासी एग्जाम्पल दी क्योंकि आजकल ज़रा हॉट इश्यूज चल रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है वो हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़े सिंपल है। इसमें एक और भी टाइप आती है जिसको अगर हम देखें तो मैं आपके सामने उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर एग्जाम्पल में मिटा के यही आपके सामने लिख दूंगा। वो मोर एम्फैटिक फॉर्म कहलाती है, जिसमें हम बात पे जोर देते हैं। अब इसके फॉर्मूले में अगर हम चेंजेस देखें तो जो चेंजेस होती हैं वो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर होती है। एक्शन क्लॉज में कुछ नहीं होता, वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, इफ रिमूव हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट। अब बाकी का फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो कि हमने पढ़ा है। सिर्फ इसमें और इसमें जो आपको चेंज नजर आ रहा है वो अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें इफ के साथ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, देन सब्जेक्ट है, और देन वर है, और फिर कॉम्प्लीमेंट है। और इधर वर्ब को पहले यूज कर दिया और इफ को हटा दिया।
सही। और कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह पे है। जैसे अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस को देखूं, लाइक दूसरे को देखूं, जैसे इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड सॉल्व ऑल इश्यूज। मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। जैसे मैं कहूं वर आई द प्रेसिडेंट आई वुड सॉल्व ऑल इश्यूज। अब देखें फर्क ये आया कि सब्जेक्ट सॉरी वर्ड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया और इफ खत्म हो गया। और अगर हम उर्दू में इसकी भी ट्रांसलेशन देखें तो उर्दू में एक तब्दीली आती है बोलने में, वो ये आती है कि भाई होता अगर मैं प्रेसिडेंट सॉल्व कर देता सारे इशू। इसी तरीके से सही है, वर आई अ रिच मैन, होता मैं कोई अमीर आदमी, आई वुड परचेज दिस हाउस। तो स्टूडेंट्स ये जो तीसरा तरीका है, दो तो मैंने आपको बताया, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों के अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज सेम। जो तीसरा तरीका उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंजेस हो रही हैं, वो चेंजेस क्या है वो मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दी। मजीद हाईलाइट कर दूं तो ये वो चेंज है जो कि हमने किया है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वही हैं। और इन्हीं चेंज से रिलेटेड मैंने जो एग्जाम्पल दी है वो आपके पास यहाँ लिखी हुई है। सही। तो जिससे ये बात करिए मतलब समझ में आ रही है कि भाई ये मोर एम्फैटिक फॉर्म है इसी की, और इसमें इफ की जगह पे वर यूज कर लिया है। ये कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये बात हम अपने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में भी इम्प्रोबेबल कंडीशन के अंदर ये एक और तरीका, एक इसी तरीके की एक और फॉर्म हमने बनाई थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस के लेक्चर जो हैं अपने अख्तिताम पे पहुँचते हैं। वो क्या आपको लेक्चर 1, 2, 3 तीनों समझ में आए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया और आपको लगा है कि कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, तो कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप समझते हैं कि ये चैनल आपको हेल्प आउट कर सकता है ग्रामर सीखने में या आपकी कोर्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने में, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मुझे चाहिए अपने व्यूअर्स की, और लाइक कमेंट शेयर चाहिए। और अपने जो भी आपके दोस्त हैं जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या क्लासमेट हैं जो भी हैं, उन सब के साथ ये चैनल को लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूअर्स बढ़ें और मेरा चैनल ग्रो हो और मैं भी थोड़े से पैसे कमाने में कामयाब हो जाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह ग्रामर के लेक्चर अब आपको मिलते रहेंगे। मैं भरपूर कोशिश करूँगा, नॉट मेकिंग प्रॉमिस बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं जितना जल्दी हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।